हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसका हम लोग देखे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट जो है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें से कि गैसियस रिएक्टेंट सबसे तेजी से करता है, उससे स्लो लिक्विड, और सबसे स्लो जो होता है वो सॉलिड करता है। उसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, सरफेस एरिया जितना ही ज़्यादा वैसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। उसके अलावा केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वो रिएक्टेंट किस तरह से बॉन्डेड है। सिंगली बॉन्डेड अगर है तो जल्दी टूटेगा तो तेजी से रिएक्शन करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्डेड अगर है जैसे N2, तो वैसे केस में वो उसको टूटने में टाइम लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि ये फिर इसका था प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है, तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखे थे कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो फास्ट करता है या फिर स्लो करता है। तो कैटलिस्ट में जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करता है। तो किस तरह से करता है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसको ग्राफ से भी इस चीज को देखना है कि कैसे कैसे वो करता है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ जो दिखा रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें जो है हम जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट को सप्लाई करना पड़ता है ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि इसी एक्टिवेशन एनर्जी को जो कि हमको बाहर से देना है उसको कम कर देता है। जैसे सपोज करो कि किसी रिएक्टेंट की एनर्जी, खुद की एनर्जी जैसे कि 7 जूल है। ठीक है, 7 जूल उसकी खुद की एनर्जी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो 10 जूल है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट के पास होना ही चाहिए ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है, और 7 जूल जो है वो रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी है। ठीक है। तो वैसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 10 - 7 यानी 3 जूल। ठीक है। तो 3 जूल एक्टिवेशन एनर्जी हम बाहर से जब देंगे तब जो है वो रिएक्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है कि इसी यही जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको कम कर देता है। तो जैसे कि 3 जूल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या कर देगा, उसको कम करके 1 कर देगा। ठीक है। तो 3 जूल एनर्जी को देने में अगर सपोज करते हैं कि अगर हमको 5 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 जूल को एनर्जी को देने में हमको 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, टाइम डिक्रीज कर जाएगा रिएक्शन के होने का। ठीक है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वही कर देता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट का उसको कम कर देगा। ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो वैसे केस में हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, और कम एनर्जी जब अगर हमको बाहर से अगर देनी पड़े तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, हमको टाइम भी कम लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है। तो वही है। तो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नॉट पोजेसिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी वो रिएक्टेंट जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है। ठीक है। तो वैसे केस में वो क्या कर देगा, जिसके पास भी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं है, उसके केस में उस रिएक्टेंट के वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कम एनर्जी देने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। ठीक है। नेगेटिव कैटलिस्ट वही जस्ट उल्टा कर देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। नेगेटिव कैटलिस्ट होता है रिएक्शन के रेट को स्लो करता है। ठीक है। तो स्लो करने के लिए वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। जैसे कि 10 जूल थ्रेशोल्ड एनर्जी है, 7 जूल रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी है, तो 3 जूल एक्टिवेशन एनर्जी है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा, वो 3 जूल से उसको बढ़ा के मान लो 5 जूल कर देगा। ठीक है। तो तीन पहले एक्टिवेशन एनर्जी था 3 जूल। ठीक है। तब उसको लग रहा था मान लो 5 मिनट का टाइम लग रहा था। जब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के 5 जूल कर दिया तो 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा, 7 मिनट 8 मिनट लगेगा। ठीक है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, तो वैसे केस में हमको एनर्जी जो बाहर से जो देनी पड़ेगी उसमें हमको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम जब ज्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज है। तो प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट increases the activation energy of reactant molecules not possessing threshold energy and hence decreases the rate of reaction। ठीक है। तो ये सब अब जैसे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट में सब वो सब आयरन वगैरह है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट सब जो है जो हम लोग देखे हुए हैं,
वो सब है। नेगेटिव कैटलिस्ट में एक फेमस एग्जांपल है ग्लिसरीन, ठीक है, ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट में आता है। अब उसके बाद इसका ग्राफ से जो देखना है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना है। ये जो है वो एनर्जी है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो डार्क लाइन से, जो बोल्ड लाइन से जो देख रहे हैं, ठीक है, ये है रिएक्टेंट का रिएक्शन विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर बिना कैटलिस्ट के, बिना पॉजिटिव कैटलिस्ट के अगर रिएक्शन होता, तो वैसे केस में रिएक्शन ऐसे प्रोग्रेस करता, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे जो है, ये जहां पे अभी हम कर्सर को रखे हुए हैं, उस जगह पे क्या है, वहां पे वो है रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी है, ठीक है, वो रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी है। और यहाँ पे जो टॉप पे जो देख रहे हैं, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो इसको जैसे कि हम दिखा दिए हैं 10 के बराबर, ठीक है। और ये जो रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी है वो 6 के बराबर है, 6 जूल के बराबर है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो टॉप पे दिख रहा है, ग्राफ के टॉप पे जो है, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पर जब पहुंचेगा, ठीक है, इसको नीचे से जाना है ऊपर, जब ऊपर जब जाएगा पहुंचेगा, तब उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा। इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है। तो जब तक इस बैरियर को पार नहीं करेगा, इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं करेगा, तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये बैरियर है, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि 10 जूल के बराबर है, और 6 जूल रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी है। तो खुद की एनर्जी है, तो यानी रिएक्टेंट को ये 4 जूल का जो गैप है, इसको पहले पार करना पड़े, 4 जूल पहले एनर्जी लेनी पड़ेगी, तब ये पहुंचेगा 10 जूल पे, और तब उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर रहता तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता, ठीक है। ये है इसका ग्राफ, बोल्ड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है, डार्क लाइन से दिखाया हुआ है इसको। अब वही अगर जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब डाल देंगे, ठीक है, यूज करेंगे, तो वैसे केस में रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये है डॉटेड लाइन से। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देता है, अब जैसे अभी जब विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट था तो एक्टिवेशन एनर्जी 4 जूल के बराबर था, 4 जूल के बराबर था, ठीक है। अब जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब ऐड कर दिया गया, तो ये क्या कर देता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक तरह से यहाँ पे नीचे ले आया, ठीक है। पहले वो जो 10 था, अब उसको वो क्या कर दिया, 8 पे ले आया, ठीक है। तो 8 पे ले आया, तो अब रिएक्टेंट को जिसके पास खुद की एनर्जी 6 जूल है, तो अब उसको 2 जूल ही एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को के बराबर होने के लिए, ठीक है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट नाउ नीड्स ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इट विल टेक लेसर टाइम एज कंपेयर टू दैट टाइम दैट कुड बी टेकन व्हेन 4 जूल ऑफ एनर्जी वाज नीडेड, ठीक है। तो 4 जूल एनर्जी जब चाहिए था, उस टाइम में जो टाइम उसको लगता, उससे अब कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो है इसका यहाँ पे, अब उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना चाहिए, 8 जूल के बराबर, ठीक है। और खुद की उसकी एनर्जी है 6 जूल, यानी उसको 2 जूल एक्टिवेशन एनर्जी ही अब देनी है हमको, ठीक है। पहले 4 जूल एनर्जी देनी थी, ठीक है। अब जो है वो मात्र 2 ही जूल बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी है हमको, तो वैसे कि इसमें टाइम कम लगेगा। तो वही है। तो अब ये जो पहले ऊपर में था, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो ऊपर में दिख रहा था यहाँ पे 10 जूल के पास, अब वो आ गया नीचे में आ गया। कब, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिए तब, ठीक है। तो वैसे कि इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पहुंच गया अब 8 पे, तो अब रिएक्टेंट को मात्र 2 जूल एनर्जी ही बस और चाहिए, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। तो वही है। तो इस तरह से अब रिएक्टेंट जो है 2 जूल एनर्जी ले लेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचेगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करता है। डार्क लाइन से जो दिखाया गया हुआ वो बिना पॉजिटिव कैटलिस्ट के अगर रिएक्शन होता, तो वैसे केस में ऐसे प्रोसीड करता। और ये डॉटेड लाइन से जो दिखाया हुआ है वो इसका है, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब ऐड कर दिया जाएगा तब, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे दिखाया गया है एरो, पहले ये क्या था, ये जो दिखाया दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हम कर्सर को मूव कर रहे हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वहां पे ओ यू टी ऐड किया हुआ है, ठीक है। विथ जो है मिस्टेक से लिखा हुआ था, वहां पे ओ यू टी और ये इसमें ऐड किया गया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर है, तो देख लो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये गैप लंबा है। और जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब ऐड कर दिया गया, तब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, ठीक है। ये जो है 4 जूल के बराबर है, और ये जो है वो 2 जूल के बराबर है, ठीक है। तो वही है। तो इस तरह से जो है इसका यहाँ पे जब पॉजिटिव कैटलिस्ट जब डाला जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो ऐसे प्रोसीड
करेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो अच्छे से समझने की जरूरत है। फिर इसके बाद जो दूसरा ग्राफ जो अब हम लोग देखते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा? तो नेगेटिव कैटलिस्ट हम जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाई एक्सिस पे एनर्जी का आएगा, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, जो जहाँ पे कर्सर रखे हुए हैं वहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब उसके बाद क्या होगा, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे टॉप पे जो देख रहे हैं डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। ठीक है, डॉटेड लाइन से, सॉरी डॉटेड लाइन कह रहा है, बोल्ड लाइन से, बोल्ड लाइन से या फिर डार्क लाइन से इसको दिखाया गया हुआ है। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है यहाँ पे, और उसके बाद ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर है। तो ये है जो बोल्ड लाइन से दिखाया हुआ है, ये रिएक्शन विदाउट नेगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है सपोज करते हैं यहाँ पे 6 जूल है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो 10 जूल के बराबर है। ठीक है, तो यानी उसको 4 जूल एनर्जी चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे ही ये 4 जूल रिएक्टेंट 6 जूल से जैसे ही 10 जूल पे पहुंचेगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, जब नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तब वो क्या कर देगा, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देगा। तो मान लो सपोज करो 10 से लेकर चला गया 12 पे लेकर चला गया, तो अब रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? तो 6 से अब चाहिए 12 पे। ठीक है, मतलब 6 जूल चाहिए, पहले उसको चाहिए था 4 जूल। जब नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिए तब उसको 6 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यानी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, 4 जूल से 6 जूल कर दिया। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब ऑब्वियस से बात है कि टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। अब जैसे ही वो एनर्जी वो 6 जूल ले लेगा, तो वो 12 जूल के बराबर हो गया और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है जो दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इसका जो है वो गैप कम है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो इसका गैप जो है वो ज्यादा है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट यही करता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट का ये काम है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना या फिर स्लो कर देना। ये इसका, और ये इसका ग्राफ है जो कि अच्छे से समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो हम जानते हैं टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, जो रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में अगर नहीं हो रहा होता है, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वही टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर जब देंगे तो वो N2 जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो टूटेगा और तब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता तो उसको ड्रास्टिक कंडीशन पे हम वो रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये सब चीज दिया जाता है जिससे कि रिएक्शन को करवाया जा सके। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो हम जानते हैं कि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करता है इफेक्टिवली, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो करता है। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो वैसे केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन जो है वो ज्यादा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉलिजन बढ़ जाएगा, एक तरह से एनर्जी हम एक तरह से बाहर से दे रहे हैं, तो वैसे केस में एक्टिवेशन एनर्जी भी उसको जल्दी मिल जाएगी, तो वैसे केस में रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट क्यों होता है? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर is when temperature rises, then kinetic energy of reacting molecules increases, due to which collision between the reacting molecules increases and it happens in more effective manner. ठीक है, as a result rate of reaction becomes faster. तो वही है, तो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, ड्यू टू विच कॉलिजन बिटवीन द रिएक्शन मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव, जिसकी वजह से कॉलिजन ज्यादा से ज्यादा होगा और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब उसके पास एनर्जी भी अच्छी खासी होगी ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाता है।
ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्हीं सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसमें से जो कैटलिस्ट वाला जो है वो डिटेल में था, और उसके अलावा जो है ये टेम्परेचर वाला ये थोड़ा डिटेल में, बाकी सब जो है वो सिंपल है, इजी भी है। अब इसके बाद जो है एडहेनियस के अकॉर्डिंगली, ये एडहेनियस जो है वो अपना दिए थे, ये जैसे ग्राफ बनाकर दिखाए थे कि कैसे रिएक्शन जो है वो कैसे मतलब प्रोसीड करता है, कैसे बढ़ता है, उस चीज को लेके वो अपना अपनी थ्योरी जो है वो दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू एडहेनियस द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कोलाइड विथ ईच अदर। ये तो हम जानते ही हैं कि रिएक्शन जो है वो तब होता है जब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है। ठीक है, टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, और उसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, चूंकि अनस्टेबल है तो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, और फिर उसके बाद ब्रेक होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो एडहेनियस के अकॉर्डिंगली क्या है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है। ठीक है, कोलाइड करके और उसके बाद फिर क्या करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि अनस्टेबल है, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद ब्रेक होके टूट कर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फेजेज में रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट्स कोलाइड किया, कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल है, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा और फिर वो टूट कर प्रोडक्ट बना देगा। तो ये 3 फेज में ऐसे रिएक्शन प्रोसीड करता है एरहेनियस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को जो है वो दिखाया गया है, जैसे ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट ये है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही ग्राफ जो हम लोग पीछे भी हम लोग अभी देखे हैं, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, जब वो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जब हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, वो रिएक्टेंट जो है वो आपस में कोलाइड करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और वहां से जैसे ही ये शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा और टूट कर फिर बना देगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। ठीक है, यहाँ पे जो कर्सर जहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। तो डेल्टा एच जो है इंथैल्पी चेंज अगर हमको निकालना होता है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटेगा तो वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसा होता है, तो एक्सोथर्मिक। तो यानी ये जो दिखाया गया है ग्राफ, ये किसके लिए है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, उसके लिए ये ग्राफ है। ठीक है, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, उससे रिलेटेड ग्राफ जो है ये हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ये जो दिखा यहाँ पे है, ये डेल्टा एच के लिए, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे एरो, ये डेल्टा एच को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी निकाल देंगे तो दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, एंड हियर वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, एंड दैट shows that process is reaction is exothermic, because when delta h is negative we know that reaction is exothermic। ठीक है, तो वही चीज होता है, और डेल्टा एच की वैल्यू को निकालने के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ये दिखा रहा है, अब यहाँ पे फिर देखते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये इसकी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब ये एक्टिवेशन एनर्जी ये है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये जो है, तो क्या होगा, जब रिएक्टेंट की एनर्जी ये खुद की एनर्जी है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो जैसे ही रिएक्टेंट की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हुई, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि अनस्टेबल है, वो ब्रेक करके फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। तो अब देखो यहाँ पे ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे ये है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट के एनर्जी की वैल्यू कम है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटाएंगे, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम जानते हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक जिसमें रिएक्शन हम बाहर से सप्लाई एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं,
सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब रिएक्शन प्रोसीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है। तो वही यहाँ पे देख सकते हैं ये डेल्टा एच है। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी में से, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, उसमें से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे ये भी चीज, एक चीज गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हमको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। क्यों ज्यादा दिख रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इसको ज्यादा एनर्जी, रिएक्टेंट को एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे, और हम लोग जानते भी हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको बाहर से एनर्जी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक बाहर से एनर्जी हम सप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है। तो एंडोथर्मिक में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा दिखने के पीछे रीजन यही है कि इसमें हमको बाहर से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन आगे बढ़ सके। ठीक है, एक्सोथर्मिक में तो रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक वाले के कंपैरिजन में कम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका, ये एरहेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है ये ऐसे रिएक्शन जो है प्रोसीड करता है। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी लेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचेगा, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि अनस्टेबल होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, ब्रेक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको ग्राफ से दिखा सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक के लिए, ये एंडोथर्मिक के लिए। ठीक है, तो ये अब इसके बाद जो है, अब क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड विथ एनर्जीज ग्रेटर देन ई। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट की टेम्परेचर, रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर हम राइज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का वैसा मॉलिक्यूल जो कि उसका क्या हो जाएगा, विच कोलाइड विथ ईच अदर, मतलब जो कि आपस में कोलाइड कर रहा है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, जित बाहर से हम जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो यानी रिएक्टेंट जो भी मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के पार कट जाए। ठीक है, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन आसानी से तेजी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डायग्राम जो दिखाया गया हुआ है उस डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम में ये क्या बता रहा है, सो देखते हैं। ये डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं जहां पे हल्का शेड किया गया हुआ है वहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिसके पास ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वैसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कम है। ठीक है, तो वैसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है, वो मैक्सिमम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इधर की तरफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं कि कम है, शेड किया हुआ है थोड़ा सा, तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो कम है। ठीक है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो डार्क से जो दिखाया गया हुआ है यहाँ पे पूरा, ठीक है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि जब टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर जब बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो ये देख लो, ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये है टी के लिए, टेम्परेचर टी के लिए, इस पे हम मूव कर रहे हैं ऐसे, ये वाला जो है टेम्परेचर टी के लिए है। ठीक है, तो टेम्परेचर टी के लिए है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो यहाँ पे कम है, नीचे वाला पोर्शन जो देख रहे हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे T+10, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो बढ़ गया। ठीक है, जिसको ये वाले रीजन से दिखाया जा रहा है, तो अब ये रीजन जो है बढ़ गया है।
तो वैसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो अब पहले से बढ़ गया, ठीक है। और पहले मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाला जो था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा था, ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा था, देखो यहाँ पे ये पूरा ये रीजन में था। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया, ठीक है। क्योंकि वो सब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर शिफ्ट कर गया, वो शिफ्ट कर गया हाई काइनेटिक एनर्जी की तरफ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो वैसे केस में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तेजी से करेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चीज दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला इसका ये जो हो जाएगा, तो यहाँ पे दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T+10। 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ाए हैं तो ये यहाँ पे पहले इतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है, अब उसमें बढ़ गया इतना, ठीक है। तो ये इस तरह से बता सकते हैं इसको। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वैसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ जाता है, तो जब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा है जब वो बढ़ जाएगा तो वैसे केस में रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा कोलाइड करेगा, इफेक्टिवली कोलाइड करेगा, कम टाइम लेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकली भी ये सब चीज को हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका लास्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं। तो वही है फ्रॉम एर्हेनियस इक्वेशन। एर्हेनियस इक्वेशन जो वो हम लोग उधर देखे थे, ऑलरेडी देखे थे, k इज इक्वल टू ए इंटू ई और e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए बाई आर टी जो है ये e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर या उससे ज्यादा, ठीक है। तो ये सब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, लॉग लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ लॉग किया जा रहा है। तो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे k इज इक्वल टू एट इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है, ठीक है। तो लॉग लगाए तो लॉग k इज इक्वल टू, अब इधर साइड लॉग लगाएंगे तो उसको सॉल्व यहाँ पे करके दिखाए हैं, लॉग a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक a जो है वो u है और v के जगह पे क्या है, ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो लॉग u इंटू v क्या होता है, लॉग u प्लस लॉग v, ठीक है। तो लॉग a प्लस लॉग e इंटू लॉग e और e का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये लॉग अगर ए टू द पावर अगर m होता है तो m आ जाता है लॉग के बगल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी लॉग, यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे पहले से e है। तो लॉग जब बेस भी सेम हो जाए और यहाँ पे ये जो नंबर है वो भी सेम हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे लॉग बेस 10 हो, यहाँ पे भी 10 हो तो 1 हो जाएगा। वैसे ही लॉग बेस e है, ये e है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस ई ए बाई आर टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये आ जाएगा लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व हुआ है, यहाँ पे लॉग यू इंटू वी यूज हुआ है तो लॉग ए लॉग यू प्लस लॉग वी, ठीक है। और यहाँ पे ए टू द पावर एम के फॉर्म में है तो एम लॉग ए हो गया, मतलब माइनस ई ए बाई आर टी लॉग ई ई, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे लॉग के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी प्लस लॉग ए, ठीक है। अब जब T1 टेम्परेचर होगा, ठीक है, T1 जब टेम्परेचर होगा तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, लॉग K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर T1, टी के जगह पे क्या लिख दिए T1 प्लस लॉग ए तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर पे जब लेंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पे K1 लिया गया। T1 टेम्परेचर पे ये वाला एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो log K1 इज इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस लॉग ए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। log K2 बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस ए बाई आर T2 प्लस लॉग ए, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन,
अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो log k2 माइनस log k1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये इस इक्वेशन में से ये है, ये इसमें से माइनस किया गया फर्स्ट वाले इक्वेशन को, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो log a माइनस log a कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, ए बाई आर टी वन माइनस ए बाई आर टी टू। ए बाई आर कॉमन ले लेंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे log बेस ई है, तो log बेस ई को जब बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, जानते ही हैं। तो 2.303 log बेस 10 k2/k1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर, और इसको सॉल्व करेंगे तो T2 माइनस T1/T1 इंटू T2, यहाँ पे T1 और T2 कैल्सियम T1 इंटू T2 आ जाएगा, तो ऊपर में T2 माइनस T1, तो ये 2.303 को भेजते हैं इधर। ठीक है, तो log k2/k1 बराबर क्या हो गया, ए बाई 2.303 r T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ये रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं, यानी टेम्परेचर जब चेंज करेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा उसको यहाँ से हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये वही हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके लिए ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये चीज उसी चीज को सॉल्व करके दिखाया गया हुआ है। ठीक है, वहां पे जो ऊपर में यहाँ पे जो सॉल्व करके बता रहे थे, log a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी है, तो log u इंटू वी, तो log u प्लस log v हो गया। तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करके दिखाया गया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन पूछ सकता है, और इसके अलावा ये फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसके लिए वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दिखाने के लिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है डिराइव करके दिखाने के लिए, वहाँ पे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन जो है उसको डिराइव करने के लिए, तो इस तरह से दिखाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ जो बनाया गया है, ठीक है, ये है ग्राफ log k और 1/t के बीच का ग्राफ है ये। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से ये ग्राफ जो है ड्रॉ किया गया है, तो ये वाला जो इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू ये mx प्लस सी की जगह पे यहाँ पे log a है। ठीक है, और m के जगह पे क्या है, माइनस ई ए बाई आर है, और t के जगह पे ये x के जगह पे क्या है, तो 1/t। तो y के जगह पे log k है, तो log k जाएगा y एक्सिस पे। ठीक है, x के जगह पे 1/t है, तो 1/t जाएगा x एक्सिस पे। स्लोप के जगह पे माइनस ई ए बाई आर है m के जगह पे, और c के जगह पे log a है, और स्लोप नेगेटिव है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये ग्राफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो log k और 1/t के बीच का ग्राफ है, डाउनवर्ड स्लोप होगा, चूंकि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप बराबर क्या है, तो माइनस ई ए बाई आर है। ठीक है, और ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो ये जो वैल्यू है वो c है, यानी log a। ठीक है, इस तरह से जो है इसका ये पूरा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन और इसका ग्राफ से रिलेटेड बातें जो है वो यही सब थी। ठीक है, तो इस तरह से ये केमिकल काइनेटिक्स वाला जो है चैप्टर जो है वो खत्म हुआ। इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए।